हाँ तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रेट फॉर्मेशन। देखिए हाइड्रेशन माने होता है हाइड्रेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ वाटर टू ए सॉल्ट। किसी सॉल्ट में अगर हम वाटर ऐड कर दें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन। और वाटर ऐड होने के बाद हमको जो कंपाउंड मिलता है उसे कहते हैं हाइड्रेट। ठीक है, अब ये तीन टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, हाइड्रेट। मतलब ये वो हाइड्रेट है जिनमें वाटर मॉलिक्यूल बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐड हुआ है। जैसे क्रोमियम ट्राइक्लोराइड, इसमें हम 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं। तो इससे जो हमको हाइड्रेट मिलेगा उसका फॉर्मूला होता है CrCl3.6H2O। और जब इसका स्ट्रक्चर साइंटिस्ट लोगों ने देखा तो उसमें इनको ये मिला कि CrCl3 में क्रोमियम 3+ है और उससे 6 वाटर मॉलिक्यूल बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़े हुए हैं। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो चुका होता है तो वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है किसी एक्सेप्टर को। तो क्रोमियम 3+ के पास इलेक्ट्रॉन की काफी कमी है, वाटर मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर क्रोमियम को डोनेट कर रहा है और इससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा बनता है डोनर और एक्सेप्टर के बीच में। तो वाटर यहाँ पे डोनर है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, और क्रोमियम यहाँ पे एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और इस बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं। एरो की डायरेक्शन होती है डोनर से एक्सेप्टर की ओर। तो ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे क्रोमियम के साथ और इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए ये आपको इससे मिल रहा है CrH2O का होल 6 3+ 3Cl-। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेट है CrCl3.6H2O, एक्चुअली में इसमें जो H2O है वो सब क्रोमियम से जुड़े हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखना पसंद करते हैं, CrH2O का होल 6 3+ और 3 क्लोराइड है बाहर आ गए। ठीक है, बोलो बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? कोऑर्डिनेट बॉन्डेड हाइड्रेट यानी ऐसे हाइड्रेट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है। मेटल के साथ। नोट कर लिया? ऐसे ही बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड भी अपना हाइड्रेट बनाता है। सिमिलरली AlCl3 + 6H2O, इससे हमको हाइड्रेट जो मिला वो AlH2O का होल 6
Cl3। और यहाँ पे जो आप 6 वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हैं वो सब एल्युमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोमियम 3+ है, 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ऐसे यहाँ पे एल्युमिनियम 3+ से 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो ये एक और आपको एग्जांपल मिल गया, AlCl3 डॉट 6H2O। तो देखिए हाइड्रेट की पहचान मैं आपको बता रहा हूं, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डॉट लगा होता है H2O के जस्ट पहले। तो कभी भी किसी का फॉर्मूला इस तरह से दिया हो डॉट H2O तो समझ जाना वो हाइड्रेट है। तो AlCl3 डॉट 6H2O कौन सा हाइड्रेट है? आंसर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड हाइड्रेट, क्योंकि इसमें सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि ये कौन सा हाइड्रेट है, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड की हाइड्रोजन बॉन्डेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टाइप, इसका नेम है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये बड़ा स्पेशल टाइप का हाइड्रेट है। इस टाइप के हाइड्रेट में वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा। तो आप लिख लो इसकी डेफिनेशन और याद कर लो कि इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रेट water molecules form coordinate bond as well as hydrogen bond. As well as हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका बेस्ट एग्जांपल है CuSO4 डॉट 5H2O। इसे कहते हैं ब्लू विट्रियोल, और वैसे इसका कॉमन नेम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा माने होता है 5। तो चलो समझा जाए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आता है। तो जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया, तो कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, लेकिन 5 में से 4 H2O मॉलिक्यूल कॉपर के साथ जुड़ते हैं और एक H2O मॉलिक्यूल सल्फेट के साथ जुड़ता है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, बहुत बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कितने वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 होता है, तो कॉपर के साथ 4 ही वाटर मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो जो एक H2O मॉलिक्यूल बचा वो सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। कैसे देखते हैं, चलिए स्ट्रक्चर बनाया जाए। इसमें कॉपर पे +2 चार्ज है, तो 4 H2O मॉलिक्यूल इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया CuH2O का होल 4। अब इसके बाद सल्फेट आयन है, अब सल्फेट आयन का जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है वो वाटर के H के साथ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको याद होगा, मैंने बताया था O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करता है, उसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये खास तरह का बॉन्ड होता है, इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स ही होता है। O पे माइनस चार्ज है और H पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और ये पूरा नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों को बांध देगा, जोड़ देगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डॉटेड लाइन बनाइएगा। तो ये देखिए बच्चों पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, जिसमें 4 H2O मॉलिक्यूल कॉपर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और एक H2O मॉलिक्यूल सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहा है, इस वजह से इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कोर्स में बच्चों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया सबको? बना लीजिए क्वेश्चन। अब एक बार क्वेश्चन आया था कि ब्लू विट्रियोल में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या ऑल ऑफ दीज? जल्दी बताइए कि CuSO4.5H2O के अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या ऑल ऑफ दीज? चलिए पहले चेक करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बच्चों बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो यहां पे देखिए कॉपर मेटल है और ये जो सल्फेट आयन है ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल है, ये प्योर प्लस चार्ज और ये प्योर माइनस चार्ज। तो दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, जिसे कहेंगे आयनिक बॉन्ड। तो कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अब ये जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड देख रहे हैं ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। यस, ऑल ऑफ दीज आएगा आंसर। ये जो एरो देख रहे हैं ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हैं। और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये डॉट डॉट डॉट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये बड़ा खास कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज अ वेरी स्पेशल कंपाउंड, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, चारों तरह के केमिकल बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको थर्ड टाइप बताएंगे, तीसरा टाइप, उसका नाम है इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। देखिए इस हाइड्रेट में क्या होता है, इन दिस कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, कोई बॉन्ड नहीं बनाते, नो बॉन्ड। बस ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये
ऑक्यूपाई कर लेते हैं voids in the crystal lattice of salt. देखिए किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कैटायन और एनायन प्रेजेंट हैं तो वो कैटायन और एनायन एक दूसरे से एकदम चिपके चिपके होते हैं। जैसे ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, फिर नीचे ये आपका एनायन, ये कैटायन, फिर ये एनायन, फिर ये कैटायन, फिर ये एनायन, फिर कैटायन, फिर इसके बाद कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो जब आप इस तरह से पैकिंग करेंगे कैटायन और एनायन की जो कि स्फेरिकल होते हैं, तो आप पाएंगे बीच बीच में खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस। ये देखिए ये एम्प्टी स्पेस आ रहा है, इन एम्प्टी स्पेस को हम लोग कहते हैं वॉइड, खाली जगह। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल इन खाली पड़े वॉइड्स में चला जाए, अगर वाटर मॉलिक्यूल इन खाली पड़े वॉइड्स में चला जाए तो जाहिर सी बात है वाटर जुड़ तो गया ही है, लेकिन वाटर ने कोई बॉन्ड नहीं बनाया है केमिकली, बस वाटर ने क्या किया है, जो खाली पड़ी जगह थी उसको ऑक्युपाई कर लिया है। तो ऐसा हाइड्रेट बच्चों कहलाता है इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो प्लस और माइनस का अरेंजमेंट हो रहा है, प्लस और माइनस का जो अरेंजमेंट हो रहा है, इसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और बीच में जो ये शेडेड एरिया मैंने दिखाया है, जो खाली पड़े जगह है, उसे कहते हैं वॉइड। समझ में आया बच्चों कि अगर सॉल्ट की क्रिस्टल लैटिस में जो वॉइड खाली पड़े हैं, उनमें अगर वाटर मॉलिक्यूल चला जाए और उसको ऑक्युपाई कर ले, तो उससे जो हाइड्रेट बनेगा, उससे जो कंपाउंड बनेगा, उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड, BaCl2 plus 2H2O gives BaCl2 dot 2H2O। तो ये जो बच्चों आप हाइड्रेट देख रहे हैं BaCl2 dot 2H2O, याद कर लीजिए, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बस ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये बेरियम क्लोराइड की क्रिस्टल लैटिस में जो खाली पड़ी जगह है, जो वॉइड है, उनको ऑक्युपाई कर रहा है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन और एग्जांपल्स आप अच्छे से याद कर लें। तो ये हो गया बच्चों हाइड्रेट फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताऊंगा वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस, ये आप लोगों ने शायद 9th और 10th में भी पढ़ा होगा, 9th या 10th में, हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या किसी को याद है हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? अगर किसी को याद है तो मेरे से शेयर करें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? Presence of sulfates and carbonates in water। नहीं, मैं आपसे इसकी केमिकल डेफिनेशन नहीं, फिजिकल डेफिनेशन पूछ रहा हूं कि एक्चुअली मतलब क्या है। वाटर कैसे हार्ड हो सकता है यार? वाटर तो लिक्विड है।
वाटर तो लिक्विड है, क्या कोई लिक्विड हार्ड हो सकता है? और अगर हार्ड हो सकता है तो उस हार्डनेस का मतलब क्या है? नहीं, pH अबव 7 बिल्कुल नहीं। व्हेन इट पासेस थ्रू लाइमस्टोन, चौक और जिप्सम बिल्कुल नहीं। अमाउंट ऑफ डिसॉल्व मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिल्कुल। ये तो केमिकल डेफिनेशन आप लोग बता रहे हैं। सही कह रहे हैं आप लोग, लाइमस्टोन चौक जिप्सम में जाएगा तो वो मिनरल उसमें डिसॉल्व हो जाए, ये सब केमिकल डेफिनेशन है। मैं फिजिकल मीनिंग पूछ रहा हूं, फिजिकली क्या मतलब है? आप लोग केमिकल डेफिनेशन बता रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन ऑफ लेदर। लेदर माने होता है बच्चों फोम, झाग। विद सोप, साबुन के साथ अगर पानी जल्दी झाग ना बना पा रहा हो, मुश्किल से झाग बना रहा हो, तो उस पानी को हम कहते हैं हार्ड वाटर। तो हार्डनेस का मतलब ये है साबुन के साथ मिक्स होके पानी झाग यानी लेदर ना बना पाए, या अगर बनाए तो बड़ी मुश्किल से बनाए, तो उसे हम लोग कहेंगे हार्ड वाटर। अब सवाल ही उठता है कि पानी साबुन के साथ क्यों नहीं झाग बना पा रहा है, या मुश्किल से झाग क्यों बना रहा है? तो उसकी भी वजह मैं आपको बता रहा हूं। इट इज ड्यू टू, अब हम आएंगे केमिकल डेफिनेशन पे। आप लोग सब केमिकल डेफिनेशन बता रहे थे, फिजिकल मीनिंग तो किसी ने बताया नहीं। अब मैं केमिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ soluble impurities in water such as bicarbonates, carbonates and sulfates. Sorry, carbonates नहीं, chlorides. Bicarbonates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium. अगर पानी के अंदर ये मिनरल्स होंगे, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड या सल्फेट, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो उस पानी के अंदर हार्डनेस आ जाएगी, वो साबुन के साथ झाग जल्दी नहीं बना पाएगा। उसकी वजह देखिए क्या है। सोप का फॉर्मूला होता है C17S35COONA। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम स्टीरेट, और यही होता है सोप। बोलो बच्चों, ये सोप का फॉर्मूला होता है, पता है ना? C17S35COONA, सोडियम स्टीरेट बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। अब अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, जिनका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी एक बच्चे ने कार्बोनेट लिख दिया था, मैंने भी गलती से कार्बोनेट लिख दिया था। कार्बोनेट नहीं, 3 मिनरल, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। बाइकार्बोनेट्स को कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, आगे बढ़ाएंगे।
और क्लोराइड और सल्फेट्स को, सॉरी सल्फोनेट्स नहीं, सल्फेट्स सही कर लीजिए, सल्फेट्स होगा। और क्लोराइड्स और सल्फेट्स को कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। क्या चक्कर है टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस का, आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये देखिए, अगर वाटर में ये सॉल्ट प्रेजेंट है तो इनमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, जिसको हम इन जनरल M2+ से डिनोट कर रहे हैं, ये प्रेसिपिटेशन कर देगा सोप का। C17H35 COO का होल ट्वाइस M, तो आप देख रहे हैं कि ये जो M है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसकी वजह से हो रहा है प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हैं, अब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन वाटर के अंदर आए कहां से? वाटर तो आप जानते ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और वो पहाड़ों से बहता चला आ रहा है नदियों के थ्रू। तो जब वो पहाड़ों से पानी तमाम चट्टानों से, तमाम रॉक से पास होता है, तो उन रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। उन मिनरल्स के नाम क्या क्या है? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। तो जब ये मिनरल्स पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ढेर सारे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये ढेर सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोप के साथ प्रेसिपिटेशन कर लेंगे। प्रेसिपिटेशन से क्या नुकसान होगा? सोप जो है वो पानी से बाहर हो जाएगा। प्रेसिपिटेट तो हमेशा सॉल्यूशन से बाहर हो जाता है, तो सोप अगर पानी से बाहर हो जाएगा तो झाग कैसे बनेगा? तो ये जो झाग नहीं बना पा रहा है पानी साबुन मिलाने पर, उसकी वजह है सोप का प्रेसिपिटेशन बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। बोलो बच्चों, समझ में आया एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? अच्छे समझ में आया? तो खाली केमिकल डेफिनेशन नहीं बल्कि फिजिकल मीनिंग भी आपको ध्यान रखना है, तब हम कहेंगे कि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई है। कि अगर डिफिकल्टी हो इन फॉर्मेशन ऑफ लेदर यानी फोम विद सोप, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं वाटर की हार्डनेस। और ये जो डिफिकल्टी आती है, ये आती है सोप के प्रेसिपिटेशन की वजह से। और सोप का प्रेसिपिटेशन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से। और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस वाटर के अंदर आते हैं प्रेजेंस ऑफ soluble impurities of water such as bicarbonate, chloride and sulfates की वजह से। इसका मतलब ये इंप्योरिटी जिस वाटर में प्रेजेंट होंगी उसे हार्ड वाटर कहेंगे, और ये इंप्योरिटी जिस वाटर में प्रेजेंट नहीं होगी उसे सॉफ्ट वाटर कहेंगे। तो चलिए देखा जाए एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो सबसे पहले बच्चों बताओ, सी वाटर, समुद्र का पानी, सी वाटर सॉफ्ट है या हार्ड है? जल्दी बताओ। हार्ड है, क्योंकि सी वाटर में तो ये सब मिनरल्स प्रेजेंट हो गई होंगे। रिवर वाटर, नदियों का पानी, नदियों का पानी ये भी हार्ड होगा, क्योंकि नदियों का पानी वो जमीन से बहता हुआ, पहाड़ों से बहता हुआ चला आ रहा है, उसमें ये सब मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अंडरग्राउंड वाटर, ये भी हार्ड वाटर होगा।
टैप वाटर, भाई जो रिवर वाटर होता है उसी को ही तो प्योरीफाई करके ये नगर महापालिका वाले, नगर निगम वाले नल में पानी भेजते हैं, तो टैप वाटर भी हार्ड वाटर है। अच्छा, रेन वाटर बताइए, बारिश का पानी हार्ड या सॉफ्ट? रेन वाटर बिल्कुल नहीं, रेन वाटर हार्ड नहीं होगा, थोड़ा सोचो। रेन कैसे होती है? जब समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है तो सारे सॉल्ट तो नीचे ही रह जाएंगे ना, पानी जाएगा और क्लाउड्स बना लेगा। अब जब उन क्लाउड्स का कंडेंसेशन होगा तो वो पानी बारिश के रूप में गिरता है, तो उस पानी में मिनरल्स है ही कहां? बोलो बच्चों। बारिश के पानी में ये सारे मिनरल्स है ही नहीं। तो रेन वाटर, प्योर वाटर बताओ बच्चों, प्योर वाटर हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? प्योर वाटर सॉफ्ट, क्योंकि प्योर वाटर का मतलब जिसमें H2O हो और उसके अलावा कुछ भी ना हो। इसी तरह से डिस्टिल वाटर, ये भी सॉफ्ट वाटर होता है, क्योंकि डिस्टिलेशन से वो सारे मिनरल्स दूर हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। फर्स्ट, टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब ये है हार्डनेस which can be removed by simply boiling the water। ऐसी हार्डनेस जो केवल वाटर को बॉईल करने से रिमूव हो जाए उसे कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस का मतलब जो बॉईल करने से रिमूव ना हो। which cannot be removed by boiling the water। इनको रिमूव करने के लिए बड़ी स्पेशल मेथड्स यूज करनी पड़ती हैं, वो सब आपको आगे बताई जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। अभी ये टाइप्स ऑफ हार्डनेस आपको मैंने बता दिया कि जो केवल वाटर के बॉईल करने से रिमूव हो जाए वो टेम्परेरी, और जो वाटर के बॉईल करने से ना रिमूव हो वो परमानेंट। तो नेक्स्ट टर्म पे बच्चों आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक अभी बीच में अटक गया है क्योंकि काफी है, तो ये मैं नेक्स्ट टर्म पे आपको पढ़ाऊंगा। आप बस हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, टेम्परेरी हार्डनेस एंड इट्स रिमूवल। अगले टर्म पे आपको बताऊंगा
कि किन मिनरल्स को टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं और उसका रिमूवल कैसे होता है। और फिर इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा परमानेंट हार्डनेस किन मिनरल्स को कहते हैं और उनका रिमूवल कैसे होता है। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो वाटर भी आपका फिनिश हो जाएगा और इसके बाद स्टार्ट होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आज तो नहीं खत्म हो पाया क्योंकि काफी ज्यादा था वाटर में, मैंने काफी रिएक्शन पढ़ा दी, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। होपफुली नेक्स्ट रन पे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप लोग तैयारी पूरी रखिए क्योंकि जो कमिंग टेस्ट है, जो आने वाला टेस्ट है, वो इसी का है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का और रेडॉक्स का। तो आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखिए। जल्दी मैं टेस्ट अनाउंस करूंगा कि कब होगा, संडे को होगा या मंडे को होगा, जल्दी अनाउंस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास फिर यहीं पे वाइंड अप की जाए। ओके बाय अनुकृति, स्नेहल। इस बार टेस्ट में बड़े अच्छे मार्क्स आए सबके, इक्विलिब्रियम में। पेपर भी थोड़ा सा इजी था, पेपर भी थोड़ा इजी था, इस वजह से काफी लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स आए। मैंने सबको कॉपी चेक करके भेज दिया है उनके मार्क्स। ठीक है, ओके।